एनपी स्कूल का जल्द किया जाएगा आधुनिकीकरण, बोले जिला कलेक्टर। पिता जेल में तो मां कई दिनों से लापता। अनाथ हुए बच्चे बोले, हम मम्मी के पास जाना चाहते हैं, मां की सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं। बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा नहीं मिलने पर नहीं देंगे कब्जा और नहीं शुरू होने देंगे काम। भागमाला संघर्ष समिति की हुई बैठक। टाउन के लोगों को नहीं मिल रहा नहरी पानी, जनप्रतिनिधियों ने सौंपा एलियन को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन स्थित एनपीएस स्कूल का जल्दी आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस स्कूल का जितना पहले नाम था उसी रूप में स्थापित करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। ये कहना है कलेक्टर नटमल डिडेल का, जो सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एनपीएस स्कूल सोसाइटी की जनरल बॉडी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। एनपीएस स्कूल सोसाइटी के संरक्षक एवं जिला कलेक्टर नटमल डिडेल ने कहा कि स्कूल का हनुमानगढ़ में काफी नाम रहा है। इस स्कूल को उसी स्वरूप में स्थापित करने के लिए इसको लेकर जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़े उसे जल्द से जल्द उठाया जाए। बैठक में एनपीएस स्कूल के चेयरमैन और एसडीएम कपिल यादव, नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल, शहर की गणमान्य कमेटी सदस्यों ने स्कूल के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर विचार विमर्श किया। स्कूल निदेशक अजय कुमार गर्ग ने स्कूल की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया और शैक्षणिक जरूरतों और आधारभूत सुधार के लिए सुझाव दिए, जिस पर सभी ने अपनी सहमति जाहिर की। बैठक में स्कूल की टीचर्स की सैलरी बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। इस पर जल्दी कार्रवाई करने पर सहमति बनी। बैठक में कलेक्टर नटमल डिडेल, नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल, एसडीएम स्कूल के चेयरमैन कपिल यादव, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जादेवाला, नगर परिषद कमिश्नर पूजा शर्मा, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष शिवरतन खड़गावत, स्कूल निदेशक अजय कुमार गर्ग, व्यापार संघ अध्यक्ष पदम जैन, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल के अलावा कमेटी सदस्यों में इंद्र हिसारिया, मनोज अरोड़ा, राकेश गुप्ता, प्रिंसिपल जसविंद्र कौर सोडी, दर्शन कटारिया, सरजीत सिंह, राधेश्याम लखोटिया इत्यादि उपस्थित रहे। जब तक नीचे वाला काम शुरू हो जाएगा, ऊपर वाला बाद में चलता रहेगा। तो अगले 1.5 से 2 महीने में तो अपने को स्कूल तैयार करके देनी पड़ेगी ताकि बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। और 1.5 से 2 महीने में 11, 12, 9, 10, 11, 12 के आने लग जाएंगे बच्चे। तो अपने को तैयारी अनुसार करिए। जब बच्चे आएंगे तभी तो पब्लिसिटी होगी है। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि जो स्टाफ है उन्हीं में से प्रिंसिपल लेना है या अपने को प्रिंसिपल इंटरव्यू कॉल करना है। वो आप लोग सजेस्ट कर दो कि भाई जो भी नाम ठीक लगे उस आधार पर देख लेते। इंटरव्यू कॉल करना चाहिए। जो स्टाफ मतलब होगी तो दे सकते हैं। फिर ऐसा जो प्रिंसिपल लाए ना, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब कहते हैं ये बड़ा जरूरी है। कोविड में डेथ वालों को तो अपन फ्री करते हैं। आज माननीय संरक्षक जिला कलेक्टर महोदय व चेयरमैन एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एनपीएस स्कूल सोसाइटी की कलेक्टर सभागार में मीटिंग रखी गई थी। उसके अंदर स्कूल के विकास कार्यों को लेकर कलेक्टर साहब बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं। भी स्कूल बहुत आगे नहीं जा रहा, इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन कलेक्टर साहब इसको बेहतरीन करने के लिए अपने स्तर पे आज उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों को, जो स्कूल से जुड़े हुए हैं जनरल बॉडी के मेंबर्स, उनको बुलाया गया, उनके सुझाव लिए गए, जिसके अंदर ये तय किया गया अभी स्कूल को हर हालत में, हर तरीके से, हर समाज का सहयोग लेके, चेयरमैन साहब नगर पालिका का सहयोग लेके इस स्कूल में अच्छे से अच्छा मॉडर्नाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा। अच्छी से अच्छी फैकल्टी रखी जाएगी, फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे, किसी प्रकार का किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं, और शिक्षा के अंदर इसका जो पुराना स्टेटस था, इसकी जो भी गुडविल थी वो रीगेन की जाएगी। और कलेक्टर साहब का मैं इसलिए बहुत ज्यादा सहयोग करता हूँ, जो समाज के प्रतिनिधि, व्यापार मंडल, व्यापार संघ, इंडस्ट्री एसोसिएशन के इंद्रजी हिसारिया, नगर पालिका चेयरमैन गणेश राज बंसल जो भी पधारे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। शहर में चल रहे विकास कार्य की कड़ी में हाउसिंग बोर्ड के वार्ड 7 में सोमवार को सीसी रोड के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू किया गया। निर्माण कार्य का शुभारंभ सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़ व निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने किया। पार्षद गुरदीप सिंह चहल ने बताया कि नगर परिषद में जब से कांग्रेस का बोर्ड बना है तब से हाउसिंग बोर्ड में लगातार विकास के कार्य जारी हैं। उन्होंने बताया कि अब 1.5 किलोमीटर तक सीसी रोड के दोनों साइडों में इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद अन्य वार्डों में कारपेट की सड़कों का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस निर्माण कार्य पर 50 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा इस निर्माण कार्य के लिए 5 लाख रुपए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने भी सहयोग किया है। वार्ड नंबर 7 हाउसिंग बोर्ड के अंदर लगातार विकास के काम जारी हैं और ये हमारा वार्ड वासियों का सहयोग
और हमारे विधायक विनोद चौधरी जी और चेयरमैन सभापति हमारे गणेश राज बंसल जी का सदैव सहयोग रहा। उसके उसी कड़ी के अंदर हमारे यहाँ पे 1.5 किलोमीटर सड़क बनी हुई है, पानी की टंकी से लेके बाईपास तक। तो सीसी रोड जो है सियाराम चौक से भी आ रही है हाउसिंग बोर्ड के अंदर तक। जितनी भी सीसी रोड हमारी मेन संपर्क रोडें हैं उनके दोनों साइड में इंटरलॉकिंग का काम जारी है। तो आज उसी एवज के अंदर चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणवा जी के करकमलों से इंटरलॉकिंग का मुहूर्त हुआ है और लगातार ये विकास जारी रहेगा। हमारे वार्ड में 3 सेक्टर हैं, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8। सेक्टर 6 का कारपेट का काम अभी जुलाई में चालू हो जाएगा और उसके बाद में हम सेक्टर 8 की 8 सड़कें हैं और सेक्टर 7 की 7 सड़कें हैं। टोटल 15 सड़कें बकाया है। उन सड़कों का, नालियों का काम, सड़कों का और चौकों का काम उसके बाद सेक्टर 6 के काम होने के बाद में करेंगे। और बहुत बढ़िया प्रयास है, पूरे शहर के अंदर विकास हो रहा है। कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का बोर्ड है और जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है वो विकास की है। इसलिए हम बिना भेदभाव के और बिना किसी राजनीति के हम विकास का काम कर रहे हैं। लगातार 2 साल से मैं खुद प्रयासरत हूँ पूरे वार्ड के अंदर। नशेड़ी प्रवृत्ति के पिता को जेल होने के बाद बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। बच्चों की देखभाल करने वाली मां ने भी बच्चों की कोई चिंता नहीं की। मां भी बच्चों को अकेला छोड़ पंजाब चली गई। अब बच्चे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हालात ये है कि इन बच्चों को दादा दादी, चाचा और नाना ने भी रखने से इनकार कर दिया। ऐसे में बच्चे अपनी मां के पास जाने की इच्छा जता रहे हैं। ऐसा ही माजरा सामने आया है जंक्शन में। जब इन बच्चों से बात की गई तो एक बच्ची बोली, मेरी मम्मी पंजाब गई हुई है, हम मम्मी के पास जाना चाहते हैं। मम्मी के सिवाय इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं। गौरतलब है कि पिता नशेड़ी था और उसे जेल हो चुकी है। इसके बाद माँ ही बच्चों का लालन पालन कर रही थी। अब माँ भी कई दिनों से पंजाब जा चुकी है। बच्ची ने बताया कि पापा ने मम्मी और मेरे को 50,000 रुपए में बेच दिया था, इसलिए मम्मी को काम के लिए बाहर जाना पड़ा। ऐसे में हमें किसी ने भी पढ़ाया नहीं, दादा दादी ने भी गले नहीं लगाया। अब बच्चे चाचा के घर पर हैं, मगर वे खुद ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। वहीं चाचा ने बताया कि हमारे भी 2-3 बच्चे हैं, दिहाड़ी मजदूरी से इनका लालन पालन ही नहीं हो सकता। चाचा ने इन बच्चों को समिति को रखने की बात कही। मेरी मम्मी कल से पंजाब गई है कि हम मम्मी के पास जाना चाहते हैं। मम्मी बिना हम नहीं रह सकते। पर मम्मी ने हमको कहा था कि हम 10 दिन बाद ना आ जाए, तो 10 दिन के लिए हमें कहाँ रख ले, तो बहुत बड़ी बात है। हम मम्मी के पास जाना चाहते हैं। हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया माँ के अलावा। हम माँ के पास रहना चाहते हैं। मेरा पापा चला गया, 1 साल से लापता है जेल में। पापा ने मम्मी को और मेरे को बेच दिया था 50,000 में, इसलिए मम्मी को बाहर जाना पड़ा काम करने के लिए। और हम मम्मी बिना नहीं रह सकते। छोटी बहन, हमें अभी तक किसने नहीं पढ़ाया। सामने वाले भी कहते हैं हम नहीं रख सकते बच्चों को। बच्चे हमारे बड़े नहीं है, हमारे बच्चे। नाना से जमीन मांगी थी, उन्होंने जमीन नहीं दी, हमें अभी तक कुछ भी नहीं दिया। मम्मी कमाती है, खुआती है। जाऊ थी जब मम्मी चली गई पंजाब। अभी ये कहते हैं हम नहीं रखते बच्चों को। हम बस मम्मी के पास जाना चाहते और कहीं नहीं जा सकते। इनका बच्चों का पिताजी वो नशेड़ी है जी। आज से 15 साल से वो जेल के अंदर जेल काट रहा है जी। वो पता नहीं नशे किसी चक्कर में जेल गया हुआ है जी। हमारे से उसका कोई लेना देना नहीं है जी। ये बच्चे का नाम इनकी माँ के पास रहते हैं। ये माँ बच्चों को छोड़कर चली गई है जी। अब पता नहीं है जी माँ कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है। तो ये बच्चे हमारे पास आ गए। तो आप अभी हम भी इन बच्चों का क्या कर सकते हैं जी। हम दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं, आदमी हैं जी। हमारे हम खुद के 2-2, 3-3 बच्चे हैं जी। तो इसके लिए ये समिति इन बच्चों को पालन पोषण करे। हम समिति को बच्चे मान लो हम तो रख नहीं सकते। काका चाचे हैं जी, हम तो रख नहीं सकते। अगर दादा चाहता है तो बच्चों को रख ले, नहीं तो समिति इसका कोई हल निकाले। जो बच्ची से आज हमने जो टूकेएनजी में है, जो आज जो हम लोगों ने उनसे जो बात की, आज बच्ची से काउंसलिंग की गई। चूंकि बच्ची 13-14 साल की है, तो उसने बताया हमें, बाल कल्याण समिति को बताया कि आज से करीब 1 वर्ष पूर्व जो उनके जो पिता हैं, चूंकि वो नशा करते हैं, अपराधी किस्म के इंसान है, और शायद अभी मेरे हिसाब से बच्ची के अनुसार या उनके जो परिवारजनों के अनुसार कि वो जेल में है। तो कहीं न कहीं बच्ची ने ये बताया कि आज से करीब 1 वर्ष पूर्व किसी मुस्लिम युवक को, पुरुष को, उनके पिता ने करीब 50,000 रुपए में बच्ची और उनकी माँ को बेच दिया था। तो इसी वजह से कहीं माँ खफा थी, दुखी थी, और उन्होंने बिल्कुल विरोध किया कि मैं इनके पास नहीं रहना चाहती। और शायद हो सकता है इसी वजह से वो कहीं अलग चल गई है। और बच्चे आज लवारिस हालत में हैं। चाचा उनका जो है 4 चाचा हैं, लेकिन वो उन्हें रखने को तैयार नहीं है। उनकी अपनी मजबूरी बता रहे हैं वो। और जो दादाजी हैं
उन्होंने कहा है कि मैं 4-5 दिन बाद मैं कोई इस पे एक्शन लेता हूं, लेकिन इतना हम विलंब नहीं, इतना वेट नहीं करेंगे हम। और आज चूंकि गांव वालों ने, जो हमारे जो पंच हैं, सरपंच है, वार्ड मेंबर हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया बाल कल्याण समिति को कि आप हमें 1 दिन का समय दें और फिर इनको हम जो भोजन वगैरह यानी कि जो भी बातचीत करके, नहीं तो अन्यथा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी बाल कल्याण समिति हमने संरक्षण में इनको बच्चों को अपने संरक्षण में लेगी। पूर्व के डिपो संचालक को राशन वितरण करने की जिम्मेदारी दी जाए, इस आशय की मांग का ज्ञापन वार्ड 45 के लोगों ने सोमवार को डीएसओ को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में एक ही डिपो होने से आमजन को राशन लेने में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने एक ही डीलर को 3-3 डिपो का कार्य दे रखा है, जिससे राशन वितरण करने में गड़बड़ी हो रही है और पात्र परिवारों को समय पर राशन नहीं मिल रहा। वार्ड वासियों ने पहले की भांति व्यवस्था करने की मांग डीएसओ से की है। वार्ड 45 से आए हैं जी, और राशन डिपो के मामले में आए हैं। जो वार्ड के अंदर इस महीने का जो राशन बांटा जा रहा है वो अव्यवस्था हो रहा है पूरी तरीके से, और वार्ड के लोग काफ़ी परेशान हैं। जो पहले डिपो का डीलर था उसको न दे के एक ही बंदे को 3-3 डिपो का पोस्टो मशीन थमा दिया गया है। यहाँ की पब्लिक एकदम भीड़ उमड़ती है और पब्लिक को भी समय पर कणक नहीं मिलता। कभी कहता है 2 घंटे बाद आना, पर्ची दे दिया जाता है, कभी कहता है कल आना आप। ऐसे कर करके पब्लिक परेशान हुआ पड़ा है पूरी तरीके से। आज हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में पब्लिक आ रहे थे, हमने उनको रोका, हमने ज्ञापन उनसे साइन करवा के उनसे लेके आए और यहाँ महोदय साहब को उपस्थित करवाएंगे। अगर उन पर कार्रवाई नहीं की गई, अगर दोबारा एक ही डीलर को 3-3 डिपो दे के, भीड़ का, कोरोना काल का ये समय चल रहा है और इस पर अव्यवस्था किया गया, तो हम दोबारा फिर भीड़ के साथ आएंगे और यही मांग के साथ कि पुराना जो डिपो डीलर था, इतने समय से वो राशन दे रहा था, उसमें कभी कोई अव्यवस्था नहीं हुआ। उन्होंने घर घर जाके सूचना पहुंचा के लोगों को कणक, एक बंदे को कणक दिया है। हम यही चाहते हैं कि व्यवस्था सही हो, प्रशासन का काम है व्यवस्था सही करना और अपने काम में दुरुस्त रखें। और इसी के बाद साथ में अपनी बात। भाटमाला संघर्ष समिति की बैठक सोमवार को हुई। इसमें सभी गाँव से एक सदस्यों ने भाग लिया। इस संबंध में 20 तारीख को आने वाले किसान नेता को लेकर चर्चा की गई। किसान ने बताया कि अधिकारियों ने किसानों की धोखाधड़ी की है, उसके विरोध में आपराधिक मामले दर्ज करवाए जाए। बैठक में वक्ताओं ने बताया कि इसके लिए रणनीति बनाई गई है। हनुमानगढ़ में अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ, मगर ठेकेदार कब्जा लेने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। बैठक में तय किया गया कि अगर किसानों को उनकी जमीन का बाजार भाव से 4 गुना रेट नहीं मिला तो वे प्रत्येक गांव और प्रत्येक खेत में धरना लगाएंगे। जब बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा नहीं मिलता तब तक कब्जा नहीं देंगे और नहीं काम शुरू होने दिया जाएगा। दिन रात करके इस मातृभूमि, इस माता को बचाने की कोशिश करिए। हमारी जमीन को बचाने के हमने बहुत प्रयत्न किया और लास्ट मंथ तक जब तक हमारे खून में, जब तक हमारा एक खून नहीं रहेगा, हमारा खून बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जब तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। चाहे हमें कटना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, लेकिन किसी भी कीमत में किसी। भाटमाला संघर्ष समिति की हमारी एक आवश्यक बैठक हुई है, जिसमें प्रत्येक गांव से हमारे 1-2 अग्रणी कार्यकर्ता आए हैं। तो इसके अंदर 20 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता जो है रमेश जी दलाल, वो यहाँ आ रहे हैं। उसके अंदर मुख्य रूप से वो केस लगाएंगे, आपराधिक मामला जो हमारे अधिकारियों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है अवार्ड बनाने में और अन्य किसानों को जो लाभ देने से वंचित रखा है, उस पर आपराधिक मामला यहाँ दर्ज करवाएंगे और एक जोधपुर के अंदर हमारा मुआवजे से संबंधित केस लगाया जाएगा। इसके लिए हमने रणनीति बनाई है, जगह का चयन किया है और इसके अलावा आज हमने जो तय किया है, यहाँ हमारे हनुमानगढ़ के अंदर अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि ठेकेदार बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के और इधर उधर घूम रहे हैं पॉइंटों पर और अफवाह फैला रहे हैं, लोगों के, किसानों के अंदर भय पैदा कर रहे हैं कि हम 1-2 दिन के अंदर यहाँ से कब्जा लेंगे, हमारे ये करेंगे वो करेंगे। तो उसके बदले में हमने ये रणनीति बना ली है, प्रत्येक गांव के अंदर जहां से भी वो कोशिश करेंगे कब्जा लेने की या काम शुरू करने की कोशिश करेंगे, हमने प्रत्येक गांव के अंदर वहीं टेंट लगाने की व्यवस्था कर ली है। हम वहीं पे खेत में टेंट लगाएंगे, वहीं धरना लगा करके बैठेंगे और जब तक हमारा बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा नहीं मिलता है, किसी भी हालत में हम कब्जा नहीं होने देंगे, जमीन का कब्जा नहीं देंगे और काम शुरू नहीं करने देंगे।
लगातार आपको पता है कि भारतमाला में हमारा संघर्ष 3 साल से जारी है। आज हमने कलेक्ट्रेट में बैठ के रूप में आज हमने गुप्त मीटिंग की है, जिसकी पूरी तो मैं आपको विवरण नहीं बताऊंगा, लेकिन 20 तारीख को इसी 20 तारीख को हमारे दलाल साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आ रहे हैं और मुकदमे लेके तैयार हो गए। हमारे मुकदमे हम सिविल कोर्ट में डालने जा रहे हैं। टाउन क्षेत्र में पीने के लिए नहरी पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर भाजयुमो देवेंद्र पारिक ने जलदाय विभाग के एएन को ज्ञापन सौंपा। देवेंद्र पारिक ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारी टाउन क्षेत्र में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जंक्शन के मुख्य वाटर वर्क से मिलने वाला पेयजल टाउन एरिया में नहीं मिल रहा। यह ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे लोगों के पेट की बीमारी और घुटनों के दर्द हो रहा है। वाटर वर्क्स के जो एक्शन साहब है उनको ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि हनुमानगढ़ टाउन के अंदर पीने के पानी की भयंकर समस्या है। भयंकर क्या है कि अभी हनुमानगढ़ टाउन के लोगों के साथ एक तरीके से अन्याय हो रहा है कि जो हमारा शहर है, जो हनुमानगढ़ जंक्शन से जो मुख्य है इनके हेडवर्क से जो पानी मिलना होता है नहर का, वो पानी बहुत टाइम से हमें नहीं मिल रहा है। और पिछली जो सरकार के दौरान टंकियां बनी, बड़ी बड़ी पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन भी डाली गई, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमानगढ़ टाउन के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यानी जो पीने का पानी है वहां सारा ट्यूबवेलों का और जमीन का पानी दिया जा रहा है, जिसमें फ्लोराइड है, उसका टीडीएस ज्यादा है। और छोटे छोटे बच्चों में भी आपने देखा होगा भी किस प्रकार से नहरों में तो दूषित पानी आ ही रहा है, और साथ साथ में वो जमीन का ऐसा पानी दे रहे हैं उसमें लोगों के पेट के रोग हो रहे हैं, घुटनों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों में ये समस्या आ रही है। तो आज हम एक्शन साहब से मिलने आए थे, हालांकि वो मिले नहीं। यहाँ पर जो हमारे जो हनुमानगढ़ टाउन के जो एएन साहब है, शाहिद साहब, एएन साहब जो है उनको ज्ञापन दिया है, तो उनको भी हमने अवगत कराया कि भी अधिकारी भी जब फोन नहीं उठाए जनप्रतिनिधियों का, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात हो नहीं सकती। तो आज हम चेतावनी स्वरूप ये ज्ञापन देने आए हैं कि अभी एक्शन साहब हमारी बात पर गौर करे और जनता की आवाज को सुने, नहीं तो इसके लिए हमें बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा। रक्तदान महादान, इस स्लोगन को साकार करते हुए समाज सेवी विक्रम धुड़िया ने अपनी शादी की 6ठी सालगिरह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उनका कहना था कि कोरोना काल की विपदा को देखने के बाद उनके मन में किसी तरह की पार्टी आदि करने के बजाय एक सकारात्मक संदेश देने की बात आई, तो उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अगर हम मन में कुछ अलग करने की ठान ले तो न केवल सामाजिक बदलाव की शुरुआत करके दूसरों की सोच बदल सकते हैं, बल्कि प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। यही संदेश देते हुए समाजसेवी विक्रम धुड़िया ने अपनी शादी की सालगिरह 6ठी सालगिरह पर टाउन के जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इनके द्वारा समाज को एक सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया गया। रक्तदान के उपरांत विक्रम धुड़िया ने कहा कि शादी सालगिरह पर रक्तदान कर मन को काफी सुकून मिल रहा है। विक्रम ने युवाओं से भी आग्रह किया कि वे जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पुण्यतिथि, कोई मांगलिक कार्य या कोई भी शुभ कार्य हो तो ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान जरूर करें अथवा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान करें। रविवार को जिला चिकित्सालय में आयोजित रक्तदान शिविर में 51 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। गर्मी में पानी को अमृत के समान माना जाता है। मनुष्य को प्यास लगती है तो वह कहीं भी मांग कर भी पानी पी सकता है, लेकिन मूक पशु पक्षियों को प्यास में तड़पना पड़ता है। हालांकि जब वे प्यासे होते हैं तो घरों के सामने दरवाजों पर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग पानी पिला भी देते हैं तो कुछ लोग भगा देते हैं। इस गर्मी में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के द ईगल फाउंडेशन द्वारा जिलाध्यक्ष बलजिंद्र कौर के नेतृत्व में परिंदा लगाओ अभियान की शुरुआत की गई। इसी के साथ फाउंडेशन के सदस्यों ने पक्षियों के लिए रेडीमेड घोंसले की व्यवस्था की, जिसे पेड़ों पर ऊंचाई पर लगाया गया ताकि पक्षी इसमें आकर निवास कर सकें। फाउंडेशन जिलाध्यक्ष बलजिंद्र कौर ने बताया कि गर्मियों में कई परिंदों और पशुओं की मौत पानी की कमी के कारण हो जाती है। लोगों का थोड़ा सा प्रयास घरों के आसपास उड़ने वाले परिंदों की प्यास बुझाकर उनकी जिंदगी बचा सकता है। इसी प्रयास के साथ युवाओं को जागरूक करने के लिए परिंदा लगाओ अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि पूरे ग्रीष्मकाल में टाउन जंक्शन व आसपास के गाँव में
द ईगल फाउंडेशन द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा और युवाओं को इसके लिए प्रेरित भी किया जाएगा। आज हमारे जैसे ईगल फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे परिंदे लगाए गए हैं। जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बस पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए यहाँ पे परिंदे हमने लगाए हैं और आगे भी हम इसी तरह समाज सेवा का काम करते रहेंगे। समाज के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे भी अपने घरों के आसपास भी कई जैसे जानवर घूम रहे होते हैं, उनको भी जैसे खाने के लिए या पीने के लिए बहुत सी चीज़ें जैसे अपने प्रोवाइड करवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे अपने इकट्ठे होकर फ्री कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी हम कुछ इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। एक प्रयास किया अपनी ओर से जो पक्षी हैं हमारे आसपास, और हम आज कल न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत ऐसे पक्षी हैं जिनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो अपने भारत सरकार या इंटरनेशनल लेवल पे जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं सिर्फ वही बचा सकती हैं। एक इंसान खुद के स्तर पर भी उनको बचाने की कोशिश कर सकता है। तो उसी की और हमने अग्रसर होते हुए अपनी स्तर पर थोड़ा प्रयास किया और आज यहाँ पे परिंदे लगाए गए हैं। और आपसे भी हमारा ये निवेदन है कि आप भी ऐसे कदम उठाएं, क्योंकि एक एक व्यक्ति अगर एक एक कदम उठाएगा तभी ये देश, ये दुनिया शायद आगे बढ़ सकती है। कोरोना काल के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से शुरू की गई वसुंधरा जन रसोई का संचालन जंक्शन वे टाउन में किया जा रहा है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य अर्जुन बागड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अपना आदर्श मानते हुए वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से जरूरतमंद 300 से 400 लोगों को 2 दिनों में भोजन करवाने का संकल्प लिया और इसको लेकर वसुंधरा जन रसोई में आवश्यक व्यवस्थाएं शुरू कर दी। कोरोना महामारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, उन्होंने पिछले कार्यकाल में अपनी जो इंदिरा रसोई अन्नपूर्णा योजना चलाई थी और उनका एक संकल्प था कि पूरे राजस्थान में कहीं भी कोई भूखा ना सोए। और इस महामारी के अंदर इसी को देखते हुए हम कार्यकर्ताओं ने, जो वसुंधरा राजे जी के समर्थक हैं, इन सब ने अलग अलग जगह पे, अलग अलग जिलों, हेडक्वार्टर, तहसील लेवल पर वसुंधरा जन रसोई के नाम से जितने भी लोग हैं जिनके पास भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है, या जो मजदूर है या जो वर्ग है जिनके पास 2 वक्त के खाने की समस्या है इस महामारी के अंदर, उन सब की समस्या को देखते हुए मैंने 2 दिन यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में आज और कल 300-400 लोगों को भोजन कराने का माननीय मुख्य वसुंधरा राजे जी को अपना आदर्श मान के मैंने संकल्प लिया है कि 300 लोगों को, 400 लोगों को मैं 2 दिन के अंदर इस रसोई के अंदर में भोजन करवाऊंगा। कि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, वसुंधरा राजे जन रसोई की यही कहानी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का संकल्प है कि राजस्थान के 7.5 करोड़ राजस्थानियों में कोई भूखा ना सोए, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वसुंधरा राजे जन रसोई चलाई जा रही है। उसी के निमित्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बाल कल्याण समिति के सदस्य भी रहे हैं अर्जुन बागड़ी जी। उन्होंने यहाँ वसुंधरा राजे जन रसोई शुरू की है। मैं उनको बधाई देता हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ गंगानगर से बुलवाया कि भाई साहब आप भी आइए और आप हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कीजिए
तो मैंने भी गंगानगर से यहाँ हनुमानगढ़ में आकर आज वसुंधरा राजे जन रसोई का आगाज किया है। और मुझे लग रहा है, मुझे अच्छा महसूस इसलिए हो रहा है कि मैंने देखा है कि गंगानगर में मैंने कार्यक्रम 7 दिन तक चलाया। मैं उन झोपड़ियों में गया जिनके पास खाने के लिए एक दाना अन्न का नहीं था, उन गरीब बस्तियों में गया जो कई दिनों से भूखे बैठे थे। तो वसुंधरा राजे जन रसोई ने उन बस्तियों तक, उन गरीबों तक, उन लोगों तक निःशुल्क भोजन पहुंचाया है जिनको कोरोना महामारी में निश्चित तौर पर भोजन की जरूरत है। और हमने वसुंधरा जी के उसी संकल्प को पूरा किया है कि राजस्थान के 7.5 करोड़ राजस्थानियों में कोई भूखा नहीं सोएगा। इसी संकल्प को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और वसुंधरा राजे जी का समर्थक पूरा कर रहा है। यही मेरी शुभकामनाएं है। पकासाना ग्राम पंचायत के पास पाले वाली ढाणी में 3 यूटीएस की करीबन 116 बीघा रकबा जमीन जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से 430 ग्रिड सिस्टम को लेकर एक्वायर करने की सूचना मिलने पर किसानों में आक्रोश है। पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों का कहना था कि 116 बीघा में नहरी भूमि है जो कि निम्न वर्ग के काश्तकारों की जमीन है। ऐसे में यदि सरकार और विद्युत विभाग इस जमीन को एक्वायर करेगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा। अभी 11 तारीख को हमें पता चला भी हमारे पक्का सारना ग्राम पंचायत के पास में हमारे पाले वाली ढाणी और 3 यूटीएस का रकबा पड़ता है। उस रकबे में से 116 बीघे रकबा ये बिजली बोर्ड विद्युत वितरण निगम जो है वो 430 ग्रिड जो स्थापित करने जा रहा है उसके लिए इक्वायर की योजना बना रही है। जबकि वो रकबा 116 बीघे का जो रकबा है वो हमारे 2 तक है, पाले वाली और 3 यूटीएस, जिसके अंदर आधे से ज्यादा जो मेरी जमीन है। और वो इतनी गरीब आदमी है जिनके पास में मौके के ऊपर जो वालिंग आदमी है उसके 7 या 8 बीघे से कोई बड़ा काश्तकार नहीं है। अगर उनकी ये जमीन ले ली गई तो मैं कहता हूँ वो दोनों तक उजड़ जाएंगे। सरकार और ये विद्युत वितरण निगम जो है वो इक्वायर करेंगे तो केवल मात्र 4-5 लाख रुपए उस जमीन का रेट देंगे। और आज उस जमीन का मौके के ऊपर 10-12 लाख रुपए का रेट है। अगर वो जमीन ले ली तो हमारे दोनों तक जो है ये काश्तकार सारे जो उजड़ जाएंगे। इसके लिए हमारा निवेदन है कि कोई बिरानी जमीन जो है ना वो ली जाए और इन काश्तकारों को बचाया जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।